गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम अपना जो पिछली क्लास में जो हमारा जो टॉपिक छूटा था रेसिडेंशियल स्टेटस टैक्सेशन में, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम जूम क्लास में क्लासेस कर रहे थे, आपको पता था, और कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मेरी आवाज़ ऑडिबल नहीं हो रही थी और भी कई सारी डिस्टर्बेंसेस आ रही थी। तो उन सब चीज़ों को कंसिड्रेशन में लेते हुए मैंने डिसाइड करा है कि अब आपकी जो भी क्लासेस होंगी मैं इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं कवर करूँगा। तो उस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये आपका पहला लेक्चर है। तो हमने जो है रेसिडेंशियल स्टेटस पे छोड़ा था। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन और टैक्सेशन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, टैक्सेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो अब जो पिछले जो जूम क्लास में जो हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। और मैंने ये डिसाइड करा है कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो हिस्सा था जो हमारा छूट गया था, ठीक है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कई लोगों को जो है मेरा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑडिबल नहीं हो रही थी मेरी आवाज़। तो उस वजह से मैंने अब डिसाइड करा है कि मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इसको कवर करूँगा। तो इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में मेंशन करा था कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ प्रोवाइड करी गई हैं इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए: रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो अब इस चीज़ को कैसे तय करेंगे कि कोई इंडिविजुअल वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है, कि क्या वो रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज दी गई हैं: बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। अगर हम पिछले इस स्क्रीन पे वापस आते हैं तो इसमें रेसिडेंट में ये चीज़ लिखी हुई है, ही मस्ट सेटिस्फाई एट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, कि इस बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन उसको फुलफ़िल करनी है और एडिशनल कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, एडिशनल कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड। तो बेसिकली अगर किसी पर्सन को ये प्रूव करना है कि वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए उसके लिए ये नेसेसरी होगा कि वो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे। एडिशनल कंडीशन को पूरा करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्रीवियस ईयर यानी कि वो ईयर जिस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स पे करा जाता है। तो प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन 182 डेज़ या उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन अगर उसने स्पेंड करा है पिछले साल, ठीक है, तो फिर तब उसे माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या सिंपली जिसे रेसिडेंट कह सकते हो तो सिंपली रेसिडेंट है। दूसरा, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल उसने 60 डेज़ या उससे ज़्यादा का टाइम इंडिया में स्पेंड करा है प्रीवियस ईयर में, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, कि मतलब प्रीवियस ईयर से इमीडिएट 4 साल बैक, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर जैसे कि 2018-19 अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर है, तो उससे 4 साल पहले, ठीक है, उससे पहले जो 4 साल पहले का जो पीरियड है उस 4 साल के पहले के पीरियड में उसने कम से कम 365 डेज़ इंडिया में स्पेंड करे हों। तो अगर किसी को ये कहना है कि वो रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट के लिए अगर वो ये चीज़ अगर प्रूफ कर दे कि वो 182 दिन अगर वो इंडिया में रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहा, लेकिन प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल हैं उस 4 साल में से कम 365 डेज़ उसने इंडिया में स्पेंड करे। तो अगर किसी को ये प्रूफ करना है कि मैं एक रेसिडेंट हूँ, एक सिंपल रेसिडेंट हूँ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसको क्या करना है, इस 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, कि अगर इसने इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर इसने सेटिस्फाई कर दी तो ये माना जाएगा कि वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एडिशनल कंडीशंस पूरी करने की उसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब दूसरा जो कैटेगरी जो यहाँ पे दी गई है, दूसरी कैटेगरी मेंशन करी गई है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कि वो पर्सन जो कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसके बारे में क्या लिखा गया, ही मस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। ठीक है, ही मस्ट सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, यानी कि बेसिक कंडीशन जो यहाँ पे मेंशन करी गई है कि या तो पिछले साल 182 दिन या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहा हो, ठीक है, या फिर पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में उसने 60 डेज़ इंडिया में बिताए हैं और उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली 4 साल पहले उस प्रीवियस 4 साल में से कम 365 डेज़ उसने इंडिया में स्पेंड करे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कम एटलीस्ट एक कंडीशन उसे फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और दूसरी, ही मस्ट सेटिस्फाई ईदर वन और बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, कि उसको दोनों में से जो एडिशनल कंडीशन, जो यहाँ पे 2 एडिशनल कंडीशन दी गई हैं, इन 2 एडिशनल कंडीशन में से कम उसको एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और वो क्या है, ही मस्ट बी अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग दैट ईयर, कि उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से पहले, कि जिस प्रीवियस ईयर का वो टैक्स भरेगा उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली जो 10 साल पीछे, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर जैसे मान लो 2018-19 है, तो 2018-19 से 10 प्रीवियस ईयर पहले उस 10 प्रीवियस ईयर में से कम 9 साल वो नॉन रेसिडेंट रहा हो। ठीक है, कि प्रीवियस 10 साल जो है वो, कि प्रीवियस जो 10 साल हैं, कि इस समय जो करंट जो प्रीवियस ईयर पे टैक्स देना है उस प्रीवियस ईयर से 10 साल में से कम 9 साल वो नॉन रेसिडेंट रहा हो। ठीक है, ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ एग्रीगेट पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस, या पिछले 7 सालों में उसने 729 डेज 729 दिन या उससे कम का समय इंडिया में गुजारा है। तो बेसिकली अगर आपको नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर आपको दिखाना है, एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस अगर आपको क्लेम करना है, तो ये 2 कंडीशंस आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए। कि पहले तो कि जो बेसिक कंडीशन जो 182 दिन वाली कंडीशन थी और जो 4 साल में से जो 365 डेज़ वाली कंडीशन थी, ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन करी गई है कि इन दोनों में से जो बेसिक कंडीशन, जो 2 कंडीशन दे रखे हैं, उन दोनों में से एक कंडीशन उसको यहाँ से फुलफ़िल करनी है, और जो एडिशनल कंडीशन जो दे रखे हैं, एडिशनल कंडीशन में से भी उसको एक कंडीशन फुलफ़िल करनी है। तो बेसिकली इन दोनों कंडीशंस में से एक एक कंडीशन उसे फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस क्लेम कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन रेसिडेंट का क्या मतलब है, शुड नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट तब कहलाएगा जब वो इन दोनों कंडीशन में से, इन दोनों जो बेसिक कंडीशन जो आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता। ठीक है, अगर आप बेसिक कंडीशन में से, दोनों कंडीशन में से आप एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, तो आप नॉन रेसिडेंट माने जाओगे। लॉ ये मान के चलेगा कि आप नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, और एडिशनल कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड, कि अगर आपने दोनों बेसिक कंडीशन है, ठीक है, कि एक तो 182 दिन वाली और दूसरी 365 डेज़ वाली, आपने दोनों ही अगर फुलफ़िल नहीं करी तो आप नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का कैसे तय होता है, कि अब आप जब ये कैसे चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर कंपनी वो रेसिडेंट है इंडिया में या नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि एक इंडियन कंपनी वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट मानी जाएगी कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, एक इंडियन कंपनी को आप बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलोगे कि एक इंडियन कंपनी जो होगी वो हमेशा इंडिया की रेसिडेंट ही होगी। ठीक है, इंडियन कंपनी इज़ ऑलवेज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A foreign company will be resident in India if the control or management of its affair is wholly situated in India.
कि फॉरेन कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट कब ट्रीट करा जाएगा। वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब एक फॉरेन कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो फॉरेन कंपनी को कब ट्रीट करा जाएगा, अगर उसका इंडिया में जो भी बिजनेस है या इंडिया में उसका जो भी ऑपरेशंस हैं उस कंपनी के, ठीक है, वो उसका सारा मैनेजमेंट, इंडिया में जो भी उस कंपनी का बिजनेस है या इंडिया में जो भी उस कंपनी के ऑपरेशंस हैं वो सारे अगर इंडिया से ही मैनेज अगर हो रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी एक इंडिया की ही रेसिडेंट है। ठीक है। इफ़ द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज़ होली सिचुएटेड इन इंडिया, कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, ठीक है, अगर सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में जो भी बिजनेस है वो इंडिया में से ही मैनेज हो रहा है, जो भी मैनेजमेंट के लोग जो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया का बिज़नेस जो मैनेज कर रहे हैं वो सब लोग अगर इंडियन हैं, जो इंडिया में जो माइक्रोसॉफ्ट का बिज़नेस है वो इंडिया से ही कंट्रोल होता है, तो तब उस केस में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है वो भी एक इंडियन कंपनी की तरह, एक रेसिडेंट कंपनी की तरह ही ट्रीट करी जाएगी। ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म और अ एओपी, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि अगर कोई फर्म है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो फर्म या एओपी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है। आप इस चीज़ को कैसे तय करोगे, इस चीज़ को आप कैसे फाइनलाइज करोगे कि कोई पर्टिकुलर फर्म अगर इंडिया की रेसिडेंट है या फिर नहीं है। तो अगर कोई पर्टिकुलर फर्म, उसका अगर सारा कंट्रोल, सारा मैनेजमेंट, उसके जो भी बिजनेस है या उसका जो भी ऑपरेशंस हैं फर्म के, वो अगर इंडिया से ही मैनेज हो रहा है और जो लोग फर्म को मैनेज करते हैं, जो लोग फर्म, जिन लोगों के ऊपर फर्म को मैनेज करने की जिम्मेदारी है वो लोग अगर इंडिया के रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो फिर ये माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म इंडिया की रेसिडेंट है। ठीक है। या फिर अगर उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का जो भी मैनेजमेंट है या जो भी उसके इंडिया में जो भी ऑपरेशंस हैं या इंडिया में जो भी बिजनेसेस हैं वो किसी और कंट्री से कंट्रोल हो रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट है उस फर्म का वो किसी और कंट्री से बैठ के फर्म को मैनेज कर रहा है, तब ये माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म इंडिया की रेसिडेंट नहीं है। ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में ये माना जाएगा कि वो फर्म जो है वो इंडिया की रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार की टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें कुछ कैटेगरी दे रखे हैं, जैसे आर मतलब रेसिडेंट, NOR मतलब नॉन रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट सॉरी, और NR मतलब नॉन रेसिडेंट। तो पहली कैटेगरी है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और ऑन बिहाफ ऑफ SSC, कि जो भी इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, ठीक है, भले ही आपने उसे किसी और कंट्री से अर्न करा है लेकिन आप उसे रिसीव इंडिया में कर रहे हो, तो जो रेसिडेंट होगा उसको उसके ऊपर टैक्स देना है, जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा उसको भी उसके ऊपर टैक्स देना है और जो नॉन रेसिडेंट होगा उसको भी टैक्स देना है। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड मतलब कि ये मान के चला जा रहा है कि लॉ उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये मान के चल रहा है कि इनकम आपने इंडिया में ही रिसीव करी है। ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में भी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट तीनों को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, एक्रूइंग का मतलब जिसे आप हिंदी में उपार्जन जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, एक्रूइंग का मतलब जो भी आप अर्न इंडिया में कर रहे हो, ठीक है, एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया कि मतलब उस इनकम का जो भी स्रोत है, जो सोर्स है, वो सोर्स इंडिया में ही है, इंडिया से ही आप अर्न कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो लास्ट कैटेगरी है, सॉरी जो सेकंड लास्ट कैटेगरी है, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कि मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि जो भी इनकम है
वो इंडिया में ही अक्रू हो रही है, इंडिया से ही अराइज हो रही है। कि लॉ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ये मान के चलेगा कि आपकी इनकम जो है वो इंडिया से ही अराइज हो रही है, इंडिया से ही आ रही है, तब उस पर्टिकुलर केस में भी तीनों जो कैटेगरी के जो भी रेसिडेंट होंगे, ठीक है, चाहे वो रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम विच एक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, कि यानी कि जिस इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया से बाहर का है, ठीक है, तब उस केस में रेसिडेंट को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है उसको छूट दी गई है कि अगर आपकी जो इनकम है वो ऐसी है कि इंडिया से बाहर अगर उसका सोर्स है, कि आप जो इनकम अर्न कर रहे हो वो इंडिया से बाहर अर्न कर रहे हो और उसको आप इंडिया लेकर नहीं आ रहे हो, ठीक है, तब उस केस में आपको जो है टैक्स की लायबिलिटी अवॉइड कर सकते हो। तो जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा एज लॉन्ग एज वो इनकम उस फॉरेन कंट्री के बैंक अकाउंट में रहती है। जैसे ही उसे इंडिया लाया जाएगा तो वो जो फर्स्ट वाली जो कैटेगरी जो दी गई है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वो उसमें फॉल हो जाएगा और वहाँ से फिर उसके ऊपर जो भी टैक्सेस हैं अकॉर्डिंग टू स्लैब वो एप्लीकेबल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकम अगर इंडिया से बाहर कमाई गई है, ठीक है, जो भी आपने पैसा कमाया वो इंडिया से बाहर कमाया है, ठीक है, उस कमाई का जो भी सोर्स है वो इंडिया से बाहर का है, तो तब उस केस में नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को उसके ऊपर टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक्स कवर करे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में नीचे आप बता सकते हैं मुझे, और उसके अलावा जो भी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।